नमस्कार। जरा सोचिए, अगर मैं कहूँ कि आपके अंदर ही एक ऐसी शक्ति छिपी है जो आपकी सेहत, आपकी दौलत और आपकी खुशियों को पूरी तरह से बदल सकती है। यही वो क्रांतिकारी आइडिया है जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में दुनिया के सामने रखा था। तो आज हम इस किताब के पन्ने पलटेंगे और जानेंगे कि अपने अंदर के इस खजाने का ताला कैसे खोला जाए। डॉक्टर मर्फी की किताब की शुरुआत ही इसी ज़बरदस्त वादे से होती है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा खजाना है, एक ऐसी ताकत जो बस इस इंतज़ार में है कि आप उसे खोज निकालें। और ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये एक गहरी सच्चाई है जिसके राज आज हम एक एक करके खोलेंगे। आज की हमारी चर्चा का सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे आपके अंदर छिपे खजाने की, फिर समझेंगे कि हमारे दो मन कैसे काम करते हैं, और आखिर में ये जानेंगे कि हम अपनी हकीकत के मालिक यानी वास्तुकार कैसे बन सकते हैं। तो चलिए सफ़र के पहले पड़ाव पर चलते हैं, आपके भीतर का खजाना। मतलब पहले ये समझना होगा कि हमारे दिमाग में एक चुंबक जैसी, एक मैग्नेट जैसी ज़बरदस्त शक्ति होती है। किताब में ना एक बड़ा कमाल का उदाहरण है चुंबक का। सोच कर देखिए, कुछ लोग बिल्कुल चुंबक की तरह होते हैं जो विश्वास और यकीन से भरे होते हैं, और वो हर अच्छी चीज, हर मौके को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग डर और शक से भरे होते हैं, और वो अच्छी भली चीजों को भी खुद से दूर धकेल देते हैं। तो सवाल यह है कि आप कौन सा चुंबक बनना चाहेंगे? इसका जवाब हमारे अवचेतन मन को समझने में ही छुपा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये शक्ति आती कहाँ से है। चलिए इसके स्रोत को समझते हैं। हमारा दिमाग तो एक ही है, पर काम करने के लिहाज से इसके दो अलग अलग हिस्से हैं जिनकी अपनी खासियतें और अपनी अपनी शक्तियां हैं। तो हमारे मन के दो हिस्से हैं। पहला है चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो अभी इस जानकारी को सुन रहा है, सोच रहा है, तर्क कर रहा है। इसे समुंदर की सतह की तरह समझिए। लेकिन असली खेल तो सतह के नीचे चल रहा है, जहां है विशाल और शक्तिशाली अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। वो तर्क नहीं करता, वो बस महसूस करता है, और उसे जो भी हुक्म मिलता है उसे चुपचाप पूरा कर देता है। इन दोनों के रिश्ते को समझने के लिए दो बहुत ही मजेदार उदाहरण हैं। पहला, आपका चेतन मन एक जहाज का कप्तान है जो ऊपर डेक पर खड़ा होकर फैसले लेता है, हुक्म देता है। और आपका अचेतन मन वो इंजन रूम में काम करने वाला क्रू है जो बिना कोई सवाल पूछे कप्तान के हर हुक्म को मानता है। या फिर इसे ऐसे समझिए, चेतन मन एक माली है जो ये चुनता है कि कौन से बीज बोने हैं, और अचेतन मन उपजाऊ जमीन की तरह है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बीज फूल का है या जहरीले कांटों का, वो तो बस उसे उगा देता है। तो ये कप्तान और ये बगीचा, आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। किताब में जो दो मिसालें दी गई हैं वो बहुत ही पावरफुल है और बताती हैं कि हमारे दोनों मन मिलकर कैसे काम करते हैं। तो पहले मिसाल है जहाज की। आपका चेतन मन आपकी जिंदगी के जहाज का कप्तान है। वो पुल पर खड़ा है, वही रास्ता तय कर रहा है, वही सारे ऑर्डर दे रहा है, कंट्रोल उसी के हाथ में है। और आपका अवचेतन मन वो वफादार क्रू है जो नीचे इंजन रूम में काम कर रहा है। वो ये नहीं पूछता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, या ये रास्ता सही भी है या नहीं। उसका काम है बस आंख बंद करके कप्तान के हर ऑर्डर को मानना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और यहीं पर बात सबसे ज्यादा, आप कह सकते हैं, खतरनाक भी है और शक्तिशाली भी। अवचेतन मन की वफादारी 100% है। अगर कप्तान यानी हमारा चेतन मन गलत ऑर्डर देता है, जैसे कि मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा या मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो वो वफादार क्रू उस जहाज को पूरी रफ्तार से नाकामी की चट्टान से टकरा देगा। वो सवाल नहीं करेगा, वो बस ऑर्डर फॉलो करेगा। अगर जहाज वाली बात थोड़ी मुश्किल लगी हो तो चलिए एक और आसान उदाहरण देखते हैं, बगीचे का। आपका दिमाग एक बहुत उपजाऊ जमीन है और आप उसके माली हैं। जाने अनजाने में आप दिन भर इसमें विचारों के बीज बोते रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। और नियम बहुत सीधा है, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। ये तो सीधा सा हिसाब है। आप बबूल का पेड़ लगाकर आम की उम्मीद तो नहीं कर सकते, है ना? तो इन दोनों उदाहरणों से एक बात साफ होती है, और ये शायद आज की सबसे जरूरी बात है जिसे समझना ही होगा। आपका अवचेतन मन एक बहुत ताकतवर लेकिन न्यूट्रल नौकर है।
उसे सही गलत अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं है। आपके चेतन मन से उसे जो भी सुझाव मिलता है वो उसे सच मान लेता है और उसे हकीकत बनाने के काम में लग जाता है। चलिए देखते हैं कि ये नियम असल जिंदगी में कैसे काम करता है। मान लीजिए कोई इंसान गुस्से में लगातार सोचता है, मैं उसे जान से मार डालूंगा। उसका अवचेतन मन इसे एक ऑर्डर की तरह लेता है और धीरे धीरे हालात ऐसे बनाने लगता है जो उसे हिंसा की तरफ ले जाएं। वहीं दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है जो पूरे यकीन से दोहराता है, मैं इस एग्जाम में टॉप करूंगा। वही अवचेतन मन उसे पढ़ने के लिए, फोकस करने के लिए और कामयाब होने के लिए अंदर से तैयार करेगा। देखिए, नौकर एक ही है, बस उसे दिए गए हुक्म अलग अलग हैं। ठीक है, थियोरी तो बहुत हो गई। अब असल बात पर आते हैं कि इस शक्ति को अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल कैसे करें। चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ डॉक्टर मर्फी कह रहे हैं। अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर विलियम जेम्स ने भी इस शक्ति को पहचाना था। उनका ये कहना इस बात को और पक्का करता है कि हम किसी बाहरी शक्ति की नहीं, बल्कि उस ताकत की बात कर रहे हैं जो हम सबके अंदर मौजूद है। किताब में एक सिंगर की बड़ी दिलचस्प कहानी है। उसकी आवाज तो बहुत सुरीली थी, पर जैसे ही वो स्टेज पर जाती उसका गला चोक हो जाता था। पता है क्यों? क्योंकि उसके चेतन मन ने अवचेतन मन को एक पक्का ऑर्डर दे रखा था, मैं उतनी अच्छी नहीं हूं, लोग मुझ पर हंसेंगे। और उसका वफादार अवचेतन मन हर बार इस डर को सच साबित कर देता था। फिर उसे इस शक्ति को इस्तेमाल करने का तरीका पता चला। उसने एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक अपनाई जिसे कोई भी कर सकता है। दिन में 3 बार वो एक शांत जगह पर बैठती, शरीर को रिलैक्स करती और अपने पुराने नेगेटिव ऑर्डर को एक नए पॉजिटिव ऑर्डर से बदल देती। वो पूरे एहसास के साथ दोहराती, मैं बहुत सुंदर गाती हूँ, मैं शांत और आत्मविश्वासी हूँ। और जानते हैं क्या हुआ? धीरे धीरे उसने अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर दिया और उसका डर छूमंतर हो गया। उसने बड़े आराम से ऑडिशन पास कर लिया। यही सेम लॉजिक डर ही नहीं, पैसे के मामले में भी काम करता है। किताब में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीकें हैं, जैसे सोने से ठीक पहले और सुबह उठते ही जब आपका दिमाग शांत होता है तब दौलत और कामयाबी जैसे शब्दों को महसूस करते हुए दोहराना, या दिन में खुद को यकीन दिलाना, मेरा काम हर रोज बढ़ रहा है। और एक बहुत गहरी बात बताई गई है, दूसरों की कामयाबी से जलना बंद करें। जब हम किसी सफल इंसान की बुराई करते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल भेजते हैं कि सफलता बुरी है, इसे मुझसे दूर रखो। इसके बजाय दूसरों की कामयाबी पर खुश हो ताकि आपका दिमाग भी कामयाबी को आपकी तरफ खींचना शुरू कर दे। और ये सारी बातें हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर ले आती हैं, ये समझना कि हम अपनी किस्मत के, अपनी हकीकत के खुद वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट हैं। ये बात आपको शायद हैरान कर दे, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि हमारे शरीर के सेल्स लगातार मरते और नए बनते रहते हैं। लगभग हर 11 महीने में आपका शरीर पूरी तरह से नया हो जाता है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारे विचार सचमुच हमारे शरीर को बना रहे हैं। नेगेटिव विचार एक बीमार शरीर बनाते हैं और पॉजिटिव विचार एक सेहतमंद शरीर बनाते हैं। तो पूरी किताब का सार, उसका निचोड़ एक लाइन में यही है, इंसान अपने गहरे मन में जो भी यकीन कर लेता है वो अपनी जिंदगी में वही बन जाता है। आपके बाहर की दुनिया आपके अंदर की दुनिया का सिर्फ एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन है। तो अब जब हम ये सब जान चुके हैं तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, ये जानते हुए कि आपका मन एक उपजाऊ बगीचा है और आपका हर विचार एक बीज है। आज आप इसमें कौन से बीज बोने का फैसला करेंगे? सफलता के या नाकामी के, अच्छी सेहत के या बीमारी के, खुशी के या दुख के? ये फैसला सिर्फ आपका है।